देखो आज हमारे बीच में एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है मिस्टर जर्नलिस्ट नीतीश ठाकुर। मुबारक हो मोदी जी, फिर से 3.0 स्टार्ट हुआ है। पर इस लोकसभा चुनाव का बहुत सारे लोगों को अंदर से महसूस हुआ कि ये गलत हुआ अयोध्या। मैं पॉपुलेशन को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि अयोध्या वासी गलत निकले, अयोध्या वासियों ने गलत किया। अयोध्या वासियों ने गलत नहीं किया, गलत भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या गलत किया? अगर हम लोग सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस मीनिंग इज वी आर सपोर्टिंग बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी भगवा रंग की चादर चढ़वाते आज मेरे दरगाह, क्या अर्थ है इसका? आपको पूरे हिंदुस्तान में और कोई दरगाह नहीं? कई लोग इसमें ये भी कहते हैं कि भाई साहब मुसलमानों का वोट बैंक मिल जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों का वोट बैंक मिल जाएगा तो कल को असदुद्दीन ओवैसी को पद्मश्री दे दो, उसका वोट बैंक मिल जाएगा तुम्हें। तो कांग्रेस क्या सनातन विरोधी है? कांग्रेस सनातन विरोधी है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट 2012 का डॉक्टर मनमोहन सिंह का, इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमान। हिंदूज कहाँ के हैं? विदेश से भाग के आए हम लोग। कांग्रेस के बाद आते हैं आम आदमी पार्टी। अरे हाउ यू डिफाइन सीएम ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल? दिल्ली की जनता में आपको एक सच बात बताऊं, इनको इनकी राजनीति के तौर पे वोट नहीं दे रहे। उनको वोट इस कारण मिल रहा है कि मुफ्त में बिजली आ रही है, मुफ्त में पानी आ रही है। कैसे आ रहा है इस चीज पे ध्यान नहीं देना। और लोग कहते हैं कि जस्ट तीन मंदिर है वो लेकर के दे दो हम शांत हो जाएंगे। नहीं, 3 नहीं है भाई साहब, 27,997 और मंदिर है, कुल 30,000 मंदिर है। 30 के 30,000 चाहिए और कैसे भी लेकर के रहेंगे। साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, हेट स्पीच चला दो, मेरे ऊपर केस ठोक दो, लेकिन चाहिए। गूज़बम्स आ गए मेरे को, तो गूज़बम्स आ गए। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है द तरंग शो में। आज हमारे बीच में बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। और देखो, जब जब बात होती है ज़बरदस्त पर्सनालिटी की, तो मेरे को एक चीज़ याद आती है कि यार वो कहीं ना कहीं इंसान वायरल होता है तो ज़बरदस्त पर्सनालिटी बनना शुरू होता है। देखो आज हमारे बीच में एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है मिस्टर जर्नलिस्ट नीतीश ठाकुर। कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया और बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर के। भाई 17 साल की उम्र में आपने जर्नलिज्म में इंटरेस्ट दिखाया, जिस समय पर एक बच्चा अपने करियर का सोच नहीं पा रहा होता और कंफ्यूज होता है कि ये करूं, और उस समय पे आपने एक डिसीजन बना लिया कि मैं जर्नलिज्म करूंगा। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 15 साल की लगभग उम्र थी मेरी, ठीक है। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि आना टीवी पे है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मेन गोल टीवी पे आना है, ठीक है। तो 15 साल की उम्र में मैंने गाने लिखना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि उस समय पे एक होता है युवाओं में, तो गाने लिखना शुरू किया। फिर 10th में मेरे बहुत कम परसेंटेज आए थे, 12th में भी कम परसेंटेज आए। फिर पिताजी बैठे हुए थे आराम से, उनके बगल में मैं बैठा हुआ था, और मेरे पिताजी में बातचीत बहुत कम होती है, ठीक है। बीते 10 वर्षों से बातचीत लगभग ना के बराबर ही होती है। तो पापा ने पूछा कि अब क्या करना है। अच्छा, हमारे घर का एक रूल है कि टीवी चलता रहता है 24 घंटे और उस पर न्यूज़ चैनल चलते रहेंगे, ठीक है। उस समय पे जर्नलिस्ट हुआ करते थे रोहित सरदाना जी, अब तो वो नहीं रहे, और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हुआ करते थे वो। तो टीवी चल रहा था, मेरे पापा ने पूछा अब क्या करना है। मैंने कहा कि बनना तो रैपर है मुझे। तो पापा कहते कि बाबू देखो, हम हैं टिपिकल बिहारी फैमिली और ये सब तो होने से रहा, ठीक है। तो 5 मिनट तक कमरे में शांति है, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है। फिर पापा टीवी देखते देखते अचानक से मुड़ के कह रहे आना तुमको टीवी पे ही है ना? तो हम बोले हाँ। तो कहते ये बन जाओ। मैंने कहा यार ये तो सही बात है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही जनरल नॉलेज में और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मेरा स्टार्टिंग से ही रहा है कि भाई पॉलिटिक्स पढ़नी है, राजनीति के बारे में जानना है। मेरे पिताजी जब घर में मेहमान आते थे तो राजनीतिक चर्चा होती थी, उसमें बैठ के सुनता रहता था। और मैं क्या बताऊँ, मेरा जितना राजनीतिक ज्ञान है उससे 100 गुना ज़्यादा मेरे पिताजी का राजनीतिक ज्ञान है। तो वो जनरेशन वाइज आया है ना। फिर वहाँ से जर्नलिज्म की शुरुआत होती है और कॉलेज में एडमिशन लिया। और कॉलेज में एडमिशन लेने का एक बड़ा सही सीन रहा। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़े नहीं वहाँ, 2 महीने बाद इंटर्नशिप पे निकल गए। अरे वाह। हाँ, इंटर्नशिप मैंने, जनहित टाइम्स नाम का चैनल था, उससे मैंने इंटर्नशिप शुरू की। वहाँ से फिर 1 साल तक वहाँ काम किया। फिर बाहर काम करते करते आज अपना चैनल खोल लिया, खबरें भारत। साथ ही है मेरे बड़े भाई हैं प्रिंस भाई। जनहित टाइम्स में बहुत लोगों ने बहुत साथ दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं से ये सारी चीज़ें आई। और वायरल होने की प्रक्रिया बहुत अलग है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ यार, नीतीश भाई, क्या जर्नलिज्म आज के समय में जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेटर प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है? आपके ऊपर इसके क्या विचार है? देखिए, मैं जिस एज में हूँ, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो अभी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं अपने अपने कॉलेजेस में। 2 तरीके के पर्सपेक्टिव है इसको देखने के। कई बच्चों को देख करके दुख होता है कि ये लोग जर्नलिज्म में क्यों है। कई बच्चों को देख करके सुखी लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये लोग जर्नलिज्म में होने चाहिए। ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और रेशियो पता है इनका क्या है? अगर 100 बच्चे जर्नलिज्म में, तो 80 लोगों को देख के आपको दुख होगा कि ये जर्नलिज्म में क्यों है।
ओके। आजकल के बच्चे जर्नलिज्म में आते हैं, उनको बड़े बड़े कॉलेजेस दिखते हैं जिनमें बहुत बड़े महंगे महंगे स्टूडियोज हैं, वहाँ पे बहुत फेम दिख रहा है उनको, ठीक है। वो स्टूडियो में आते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा एडमिशन ले लिया, और उसके बाद वो अपनी चीज़ों पे काम नहीं करते, ठीक है। कॉलेज में वो सीखना नहीं चाह रहे हैं और कॉलेज वाले सिखाना नहीं चाह रहे हैं। जर्नलिज्म की सबसे कड़वी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स जो आज के टाइम पे खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट होने के नाते बात बोल रहा हूँ और ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कॉलेज में आप जाएंगे, कोई कुछ सिखाने को तैयार नहीं है, कोई प्रोफेसर आपको कुछ नहीं सिखाएगा, कोई टीचर आपको कुछ नहीं सिखाएगा। प्रैक्टिकलिटी मीडिया में बची नहीं है, और मीडिया इज अ फील्ड जो प्रैक्टिकल के लिए होता है सबसे अधिक, ठीक है। वो नहीं होगा। दूसरी चीज, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, जेनजी किड्स, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, इनसे पूछ लो भाई साहब भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन, लिस्ट नहीं याद करनी है, ठीक है। उसके बाद इनको हिस्ट्री का नहीं पता है कि भाई साहब इमरजेंसी, एक तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज इमरजेंसी का 50 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है, काला दिवस कह लीजिए। तो इमरजेंसी के बारे में नहीं पता है, तिथि नहीं याद करनी है, डेट्स नहीं याद करने हैं, राजनेताओं के बारे में नहीं पढ़ना है, उनकी बायोग्राफी नहीं पढ़नी है, और उसके बाद सोचते हैं कि भाई साहब हम भी अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी बन जाएंगे। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि किताबों से प्रेम करिए, दूसरी चीज ये है माइक से प्रेम कर लीजिए, आप बहुत अच्छे पत्रकार बनेंगे। वाह वाह, मतलब ये कड़वा सत्य है, बहुत कड़वा सत्य है। और दुख तो यही होता है सर, बच्चों को देख करके पढ़ना नहीं चाह रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ये हर फील्ड में यही है सर, 80% 90% लोग ध्यान नहीं देते पर करना बहुत कुछ चाहते हैं। हाँ। वही 10-20% लोग करते हैं जिनके अंदर लगन होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो भाई, जर्नलिस्ट लोगों के लिए एक बात बोली जाती है, अ जर्नलिस्ट कुड नॉट बी अ एक्टिविस्ट, पर ये बात से आप बिल्कुल नहीं मेल करते हैं। नहीं बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये स्टार्टिंग से ही मैं ये बात समझते आया हूँ। मुझे मेरे एक सीनियर है, उन्होंने ये बात सिखाई थी कि लोग तुम्हें जो तुम ये काम कर रहे हो, क्योंकि मैं माइक पकड़ता भी हूँ और माइक पे आके बोलता भी हूँ, तो ये लोगों को बहुत चुभता है ये चीज़। तो मैंने उनसे एक बात ये कही थी कि भैया अ जर्नलिस्ट कुड बी एक्टिविस्ट, ये मुझे बदलना है इस देश में, ठीक है। जर्नलिस्ट केवल आपसे सवाल करेगा, वो अपनी राय नहीं रख सकेगा। क्यों भाई? उसकी अपनी राय नहीं है? अरे वो तो आपसे ज्यादा चीजों को समझ रहा है, वो तो हर उस पॉलिटिशियन के पास जा रहा है, वो हर उस पॉलिटिशियन के अंदर की बात जानता है जो बाकी नहीं जानते हैं। वो उनके साथ चाय पे बैठ रहा है, वो उनके साथ ऑफ कैमरा भी बातें कर रहा है, तो वो एक्टिविस्ट होकर के वो सारी कड़वी हकीकत क्यों नहीं उगल सकता है? और मैं इस चीज को डिफाइन करना चाहता हूं इस नेशन में, जर्नलिस्ट कुड बी एक्टिविस्ट। और ये धीरे धीरे अब हमारे समाज में बदलता हुआ दिख रहा है। दीपक चौरसिया करके एक पत्रकार है, ठीक है, उन्होंने न्यूज चैनल छोड़ दिया आज के टाइम पे, ठीक है। वो बिग बॉस में गए हैं, अभी आपको पता होगा, कंटेस्टेंट के रूप में, ठीक है। और वो फिर भी दूसरे न्यूज चैनल्स पे बैठ करके भी वो इनसाइड स्टोरी बताते थे कि उनके साथ क्या क्या हुआ और बाकी पत्रकारों के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या अन्याय हुए हैं। तो जर्नलिस्ट कुड बी एक्टिविस्ट, ये हकीकत है, और ये इस देश को मानना पड़ेगा, तभी ये देश बदल पाएगा। क्योंकि पत्रकारों ने अपनी स्याही से ही इतिहास रचा है, और उसी स्याही के दम पे आज के टाइम पे हमें चौथा पिलर का टैग दिया जाता है। चौथा पिलर कहते हैं ना आप, तो उस प्रकार से प्यार दीजिए। राइट, ट्रू। सो अब जब भी पत्रकारों की बात होती है, जर्नलिस्ट की बात होती है, ऐसा हो नहीं सकता कि राजनीति की बात ना हो, है ना। सो अभी पीछे लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और मुबारक हो, मोदी जी फिर से 3.0 स्टार्ट हुआ है। हाँ। देश के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं। बिल्कुल। पर जो इस लोकसभा चुनाव का सबसे एक, मैं बोलूँगा, बहुत सारे लोगों को अंदर से महसूस हुआ कि ये गलत हुआ, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये अच्छा हुआ, पर ज़्यादा संख्या उन लोगों की है कि ये गलत हुआ। अयोध्या, इस पर आपका क्या विचार है? अयोध्या देखिए, मैं तारीख के साथ बात करता हूँ, 22 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी तक, एक महीने तक अयोध्या में था। अच्छा, आप अयोध्या में थे? हाँ, प्रॉपर अयोध्या मैंने कवर किया है। राम मंदिर का पूरा उद्घाटन मैंने कवर किया है, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया है मैंने, चीज़ों को समझा है वहाँ पे। अगर आप अयोध्या हारने का दोष किसी पे मढ़ रहे हैं, मैं पॉपुलेशन को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि वो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि अयोध्या वासी गलत निकले, अयोध्या वासियों ने गलत किया है। अयोध्या वासियों ने गलत नहीं किया, गलत भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या गलत किया? देखिए, सबसे पहले वहां का कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट को चुना गया था, लल्लू सिंह, ठीक है। लल्लू सिंह कहीं ना कहीं अब राजनीति में सुस्त नजर आ रहे हैं, ठीक है। अयोध्या इतना बड़ा डिस्प्यूट, आपको पता होगा, बाबरी मस्जिद अयोध्या कितना बड़ा डिस्प्यूट था, ठीक है। लल्लू सिंह का आप मुझे इतिहास में कहीं नाम उठा के दिखा दीजिए कि लल्लू सिंह ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी, या फिर उनका कोई भी बयान वायरल हो, एक भी बयान आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अयोध्या में 50,000 लोगों का घर तोड़ा जाता है,
ठीक है, वो सरकारी जमीन पे घर था, ठीक है। लेकिन आपको उनके लिए एक सिंपथाइज, एक दिल में रखना चाहिए था सिंपथी की भाई साहब मैं इनके लिए ये करके दूंगा। आपने पैसा भी दिया उनको, भरपूर पैसा दिया, डीएम ने ये कबूल किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग परेशान थे, तो आपको उनके पास रेगुलर बेसिस पे जाना होता है, बीइंग अ पॉलिटिशियन, ठीक है। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना वोट बैंक आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। आपको पता होगा लल्लू सिंह की तीसरी सबसे गलत बात, मेरे अयोध्या में बहुत मित्र रहते हैं, ठीक है, 1 महीने अयोध्या में रहूं, बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं, और जब मैंने उनसे बात करी, मैं ऑन कॉल बात बता रहा हूँ, इनसाइड स्टोरी है ये, उनसे जब मेरी बात होती है, कहते हैं भाई साहब लल्लू सिंह के अंदर ये एटीट्यूड आ गया था कि मंदिर बन गया तो अयोध्या तो जीतनी है, ठीक है, मंदिर बना दिया, अयोध्या जीतनी है। जितनी विधानसभाएं आती है ना, उसमें से 50% विधानसभाओं में भी वो नहीं गए हैं वहां पर रैलियां करने या फिर वहां के लोगों के पास जाकर के वोट मांगने। अच्छा, प्रचार करने, प्रचार ही नहीं हुआ है, तो प्रचार नहीं हुआ है तो विजय कहां से होगा। और देखिए दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीटें कमाने का कारण, योगी आदित्यनाथ ने जितने भी कैंडिडेट्स बोले थे ना कि इन कैंडिडेट्स के पास जाना चाहिए, टिकट मिलनी चाहिए, हाँ 35 के आसपास लोग थे वो, ठीक है, 35 के 35 को खारिज कर दिया गया, अमित शाह ने अपने हिसाब से टिकटें बांटी। ओके। तीसरा उत्तर प्रदेश में द्वेष का कारण, गुजरातियों को बिजनेस, जितने भी गुजराती हैं उनको बिजनेस के लिए उठा के उत्तर प्रदेश में ले आए। ओके। आपने जब नरेंद्र मोदी जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, कुछ भी कह लीजिए, जब आपने गुजरात डेवलप किया उस समय पे आपके मन में क्या था कि मुझे गुजरात डेवलप करना, और आप सारे गुजरातियों को बिजनेसमैन आपने बनाना सिखाया, ठीक है, वहीं से गुजरात बदला, बिल्कुल ठीक है। आपने स्टार्टिंग टाटा से की, वो बाहर से आए, लेकिन उसके बावजूद भी आपने गुजरातियों को बिजनेस सिखाई। उत्तर प्रदेश वालों के साथ ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको यूपी के बिजनेसमैन से ज्यादा गुजरात के बिजनेसमैन दिखेंगे, बॉम्बे के बिजनेसमैन दिखेंगे, दिल्ली के बिजनेसमैन दिखेंगे। ऐसा क्यों? आप वहां के लोगों को ये चीज क्यों नहीं सिखा सकते? पर नीतीश भाई, यूपी में तो डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, डेवलपमेंट हुआ है ऑब्वियसली। मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ कि जहां सड़कें पहुंचती हैं वहां तरक्की पहुंचती है, ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है ये। अगर आपको किसी भी जगह पे तरक्की पहुंचानी है, सबसे पहले वहां सड़क पहुंचाइए, क्योंकि जैसे ही लोगों की आवाजाही होगी, जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ेगी, वहां के लोग चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को खरीदना सीखेंगे, चीज़ों को बेचना सीखेंगे। सड़कें होंगी तो लोग वहां पे घूमने जाएंगे, मिलने जाएंगे, जुलने जाएंगे। तो सबसे अधिक अगर सड़कों के मामले में कोई राज्य मुझे अच्छा लगा है, मैं बीते 3 साल में लगभग 12 से 15 स्टेट्स घूम चुका हूँ, ठीक है, और लिटरली जो स्टेट केवल और केवल उत्तर प्रदेश जो सड़कों के साथ बैठा हुआ है, वैसी सड़कें और किसी स्टेट की आपको नहीं दिखेंगी, इतनी परफेक्ट सड़कें। ठीक है, ठीक है। तो सर मतलब इसका मुख्य कारण ये हुआ बीजेपी का उत्तर प्रदेश में डिफीट होना, ऊपर से कनेक्शन कम स्ट्रांग हुआ, हाँ, ऊपर से थोड़ा सा बातचीत खराब हुआ, हाँ, नीचे, हाँ, और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस तो बहुत बहुत बड़ा कारण है जी। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ जी की बात हुई, उनके लिए उस इंसान को आप कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? अरे यार योगी, अब देखिए जैसे ही आपने नाम लिया मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। भारत की राजनीति का एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम लोग उस दिवस से याद करते हैं जब उसके आंखों में आंसू थे, उनके नेत्र में आंसू थे, और आज उनको इस चीज के लिए याद किया जाता है कि उनका नाम सुन के गैंगस्टर की आंखों में आंसू आते हैं। वाओ, ये योगी आदित्यनाथ है। अमेजिंग। योगी आदित्यनाथ वो आदमी है जो कहता है, जिसके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि भाई साहब ये तो संत है, ये कैसे लड़ाई की बातें करेगा, हैं? लेकिन योगी आदित्यनाथ ही वही आदमी है जो इस चीज को गलत प्रूफ कहते हैं कि भाई साहब मेरे हाथ में शस्त्र भी है, शास्त्र भी है, और भरपूर शास्त्र है। लाइसेंसी बंदूकें हैं योगी आदित्यनाथ के नाम पे, आपको ये बात पता होगी। लाइसेंसी बंदूकें हैं उनके नाम पे, अपने नाम पे उन्होंने बंदूकों के लाइसेंस ले रखे हैं। भले ही परशुराम ब्राह्मण थे तो परसा साथ रखते थे। अरे बिल्कुल, फरसा साथ है, एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में शास्त्र, दोनों चीजें लेकर के चल रहे हो। तीसरी सबसे अच्छी चीज योगी आदित्यनाथ की, भाई साहब आपको ये चीज नोटिस करनी पड़ेगी, गैंगस्टर्स को लेकर के ना उत्तर प्रदेश में बड़ा खौफ था, ठीक है, कोई 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, ठीक है, बहुत लोग हैं, और डेवलपमेंट तो कुछ था ही नहीं। हम लोग पर्सनली दिल्ली के वासी होते हुए नोएडा जाते हुए डरते थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा था। नोएडा में इन्वेस्ट करने से डरते थे हमारे फैमिली के लोग। अरे आप नोएडा में इन्वेस्ट करने से डरते थे, वो छोड़िए, उस समय के मुख्यमंत्री नोएडा आने से डरते थे। आपको पता है बीते वर्ष तक एक मिथ चलता था कि कोई भी जो भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आता है वो अगली बार चुनाव हार जाता है। ये मिथ चलता था। अखिलेश यादव ने नोएडा की धरती पर बीते वर्ष तक कदम नहीं रखा था, मायावती ने कदम नहीं रखा था नोएडा की धरती पर, और क्या मानेंगे आप? अच्छा, योगी आदित्यनाथ इज द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिन्होंने नोएडा की धरती पे कदम रखा है और बोला है कि मैं फिर से जीत के आऊंगा। जीत के आए, छोटी बात है क्या ये? तो नोएडा उत्तर प्रदेश तो इतनी खौफ की धरती थी, लेकिन उसमें देखिए जो खौफ की धरती थी आज वो पूजनीय धरती है।
काशी, मथुरा, जहां जहां जाइए आप, अयोध्या। इस पर भी आएंगे अभी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, अगर हम लोग सनातन धर्म को पर सपोर्ट कर रहे हैं तो दिस मीनिंग इज वी आर सपोर्टिंग बीजेपी। ये सबसे ज्यादा मैं फेस करता हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, अच्छा कार्य है उनका, बहुत अच्छा, और सपोर्ट करना चाहिए जहां वो सही हो। ठीक है, जहां गलत है वहां पे हम आम जनता है, हमारा ही अधिकार है, हम कान पकड़ के बोलेंगे भी कि ये क्यों गलत हुआ। राइट। ठीक है, बट इशू पता है क्या आता है, सनातन को ऐसा लग रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट मिल गया है ना, कि अगर आप सनातन की बात कर रहे हैं यानी कि आप बीजेपी सपोर्टर है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सनातन का अर्थ वो है कि हम बिल्कुल इतने वर्षों पुराने हैं जितने वर्ष पुराने हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारे इतिहास इतने ब्रॉड है। ठीक है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कितनी वर्ष पुरानी पार्टी, 30 वर्ष, 40 वर्ष। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने सनातन के लिए काम किया, हमें उनके आगे बो करना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये कभी नहीं बन सकता है कि सनातन और भारतीय जनता पार्टी एक हो। ठीक है, और उसके पीछे के भी कई कारण हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बीते वर्षों में कुछ ऐसे काम किए हैं जो सनातन के विरुद्ध थे। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको पता होगा अजमेर दरगाह के बारे में, राजस्थान में वो दरगाह है। आपको पता होगा 90s के टाइम पे अजमेर दरगाह में कई हजार हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था। ओहो। ठीक है, बहुत बहुत ब्रॉड इतिहास है, और 90s के टाइम पे नहीं बल्कि उससे पहले भी 1930 के दशक में वहां पे ऐसा टारगेट किया जाता था। और बीते वर्ष में, पिछले वर्ष, नरेंद्र मोदी जी भगवा रंग की चादर चढ़वाते अजमेर दरगाह पे। ओके, क्या अर्थ है इसका? आपको पूरे हिंदुस्तान में और कोई दरगाह नहीं दिखी? नहीं, अगर ऐसा भी होता है फिर लोगों का कहना है कि आप सनातन को ही फॉलो करते हो, उनको ही सपोर्ट करते हो, हमें नहीं करते। इसका ये भी रीज़न हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग रीज़न ये हो सकता है, कई लोग इसमें ये भी कहते हैं कि भाई साहब मुसलमानों का वोट बैंक मिल जाता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों का वोट बैंक मिल जाएगा तो कल को असदुद्दीन ओवैसी को पद्मश्री दे दो, उसका वोट बैंक मिल जाएगा तुम्हें, कोई तथ्य नहीं है इस बात का। दूसरी, एक और बहुत बुरा इंसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन्होंने हमेशा मुलायम सिंह यादव को टारगेट किया एक चीज को लेकर के, कि राम भक्तों के ऊपर 1990s के टाइम पे इन्होंने गोली चलवाई। ठीक है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 90s के टाइम पे मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, ठीक है, आपने उसके बाद से हमेशा मुलायम सिंह यादव को टारगेट करवाया कि राम विरोधी है, राम विरोधी है, राम विरोधी है। और पिछले वर्ष ही नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से खुद पद्म विभूषण देते हैं मुलायम सिंह यादव को उनके देहांत के उपरांत। ये ठीक है क्या? जिस आदमी को आप ये कह रहे हैं कि इसने सनातन धर्म के लोगों के साथ अन्याय किया, आप ही के कार्यकाल में उसको पद्म विभूषण मिलता है, तो किस प्रकार से आप सनातन के हो गए? ये बात आपकी ये दर्शाता है कि आप सनातन सपोर्टर हैं, ना कि बीजेपी सपोर्टर। देखिए, मेरे से कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई साहब आप पत्रकार हैं और फिर भी आप हिंदुओं की बात करते हैं। मैं पत्रकार होने से पहले जब पैदा हुआ था हिंदू हुआ था। ठीक है, तो सेम यही बात बोलूंगा कि मैं बीजेपी सपोर्टर होने से पहले या फिर बीजेपी सपोर्टर हूं या नहीं हूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं हिंदू पहले हूं और मेरे लिए ये धर्म हमेशा ऊपर रहेगा। मैं आज राज ठाकरे को बिहारी होने के लिए जरूर गलत कहूंगा कि बिहारियों के साथ उन्होंने जो अन्याय किया राज ठाकरे ने, ठीक है, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये बात भी कहूंगा कि भाई साहब वो हिंदुत्व के लिए अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और जो अच्छी चीज है, हिंदुत्व इज ऑलवेज योर फर्स्ट आइडियोलॉजी। हिंदुओं के अंदर ये चीज जागरूक होनी चाहिए कि आप एक इंजीनियर, आप एक डॉक्टर, आप एक कुछ भी होने से पहले आप हिंदू हैं। ठीक है, क्योंकि अन्य धर्मों में जब हम जाते हैं तो उनको ये चीज पता होती है कि हमें सबसे पहले किस चीज को रखना है, सबसे प्रथम किस चीज को रखना है, इसलिए उनको 3-3 वर्ष की उम्र में कहां भेजा जाता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आप और मैं अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज रहे हैं सर। गुरुकुल परंपरा जो है ना आज के समय पे खत्म हो चुकी है, हम स्कूल भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग स्कूल नहीं भेज रहे हैं, वो लोग कहां भेज रहे हैं? मदरसे में। ठीक है, गलत नहीं है, मदरसा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे अगर पढ़ पा रहे हैं अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मदरसे से पहले आप टेक्स्ट बुक पे तो ध्यान दीजिए। हैं, आपके और हमारे घर के बच्चे ना, मुझे अच्छे से पता है ये चीज, आपके और हमारे घर के बच्चों के अगर हाथ में छोटी सी उम्र में अगर आपका बच्चा 12-13 साल का हो और उसके हाथ में अगर भगवत गीता होगी ना, तो आप खुद जाकर के उसके कान के नीचे थप्पड़ लगा के बोलेंगे कि तू इंग्लिश की टेक्स्ट बुक क्यों नहीं पकड़ रखी है, तूने मैथ्स की बुक क्यों नहीं पकड़ रखी है, साइंस की बुक क्यों नहीं पकड़ रखी है, भगवत गीता क्या कर रहा है तेरे हाथों में? लेकिन वहां पे क्या है? हार्श रियलिटी। और वहां पे क्या है? वहां पे वो सबसे पहले कुरान पकड़े बैठे, विच इज गुड। वो अपने धर्म को प्रमोट करें, अच्छी चीज है, गलत नहीं है। वो चीज आप क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? और आपके धर्म में तो इतने फैक्ट्स हैं, इतनी चीजें हैं कि भाई साहब, मैं तो कहता हूं, आपसे जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, हम भगवत गीता पे डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक बात मुझे बहुत अच्छी बोली थी कि
भगवत गीता के किसी भी पन्ने के किसी भी श्लोक को आप 10 बारी पढ़ लीजिए, 10 बारी आप उससे 10 नई चीजें सीखेंगे। मैंने आपको एक पन्ना पढ़ेंगे, हाँ। आपने एक बार पढ़ा, उसमें आप एक चीज सीखेंगे, हाँ। आप दूसरी बार पढ़ेंगे, दूसरी नई चीज सीखेंगे जी, आप 10 बार पढ़ेंगे, 10 नई चीजें सीखेंगे। एग्जैक्टली। ये फैक्ट है। और मैं भी भगवत गीता के पन्नों के बारे में एक बात बता दूं, ठीक है? आप भगवत गीता, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चलो, कोई भी, भगवत गीता का बीच से वो किताब खोलिए, जो पन्ना खोले उसमें से श्लोक पढ़िए, वो आपकी लाइफ का जो प्रॉब्लम होगा ना उसका सॉल्यूशन देके बैठा होगा। 100% कोई भी श्लोक आप पढ़ेंगे, ये भगवत गीता है। तो जब आपके बच्चे वो चीज पकड़ रहे हैं, ठीक है, हथियार थोड़ी है वो कोई, है वो आतंकवादी बनने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, वो बम बांध के फटेंगे तो नहीं। वो अगर वो चीज पढ़ रहे हैं ना, तो अपने आसपास के मित्रों को जाकर के ये जरूर बताएंगे कि यार मैंने ये किताब पढ़ी और इसमें देख इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी थी कि अपने सुबह उठते ही माता पिता का आशीर्वाद लेना है, उनके पैर छूने हैं, बड़ों का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है। कैसे स्त्री के सम्मान के लिए हमारे धर्म में युद्ध हो जाया करते थे, वो चीजें सीखेंगे। वो ये नहीं सीखेंगे कि स्त्री है तो हमारे जो मुगलों के शासन की बात कर रहा हूं, मुगलों के शासन में क्या हुआ करता था, महिला है, खूबसूरत है, इसको नचवाओ। हार्श रियलिटी है ये, ठीक है, ऐसे हुआ करता था। 2 अंतर, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उनका नाम लेने से पहले तो कान पकड़ना चाहिए, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे में मैं एक बात बताता हूं। उन्होंने अपने मुख से एक बात कही थी कि उनमें और हम में तो बस इतना सा अंतर है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने राजपाट के लिए अपने भाई की गर्दन काट करके उसको थाली में परोस करके अपने बाप के आगे भिजवा देते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ राजपाट को त्याग करके खड़ाऊं उस गद्दी पे रख करके हमारे यहाँ शासन किया जाता है। भाई भाई में हमारे यहाँ ये प्रेम सिखाया गया। तो हमारे लिए हमारा धर्म इतना कर चुका है, ठीक है, और उस चीज पे हमेशा फोकस करना चाहिए। सो नीतीश भाई, बहुत ही अच्छा लगा ये बात जान के, और लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। इनफैक्ट आज अपने घर में बच्चों को धर्म की एजुकेशन देनी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी हैं भगवत गीता में लिखे गए हैं और भी अन्य बुक्स में लिखे गए हैं, उसको ज़रूर दिखाना चाहिए। अच्छा, तो 22 जनवरी को मंदिर का तो उद्घाटन हो ही गया था। हाँ। अब आपका क्या कहना है काशी और मथुरा के ऊपर? अरे भाई, और काशी वाली जब जब बात होती है वो आपकी आंखों में से लाइटें जरूर निकलती हैं। मैं तो देखिए, जो आपने सवाल किया, इसी सवाल से तो नीतीश ठाकुर बीते वर्षों में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। मैं बहुत सिंपल सी बात ये कहता हूँ कि जब काशी मथुरा की बात होती है तो राम जी का था तो शांति से ले लिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। जब शिव जी का आएगा तो तांडव होगा, जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिव शिव। जटाकटा हसम ब्रह्म ब्रह्मन निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतिक्षण मम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जब कृष्ण जी की बारी आएगी तो मैं पहले कहा करता था कि छल होगा, ठीक है, लेकिन अब कृष्ण जी की बारी में भी वही होगा कि दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जगशर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र षटकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, जंजीर बढ़ाकर साधिने हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदिश जन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई बू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। तो जिस कृष्ण को बांधने की बात ये लोग करते हैं ना, उसको बांधने के लिए पहले ये अनंत गगन बांधना पड़ेगा, ठीक है। हम सनातनियों के हृदय के ऊपर पत्थर चलाने पड़ेंगे, और ये सब कुछ लेना कैसे है, क्यों है, वो सब सीख चुके हैं और धीरे धीरे लेकर के दिखाएंगे। और लोग कहते हैं कि जस्ट तीन मंदिर है वो लेकर के दे दो हम शांत हो जाएंगे। नहीं, 3 नहीं है भाई साहब, 27,997 और मंदिर है, कुल 30,000 मंदिर है, 30 के 30,000 चाहिए, और कैसे भी लेकर के रहेंगे, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो। हेट स्पीच चला दो, मेरे ऊपर केस ठोक दो, लेकिन चाहिए। गूज़बम्स आ गए मेरे को, तो गूज़बम्स आ गए। क्रोध है भाई साहब। मैंने महादेव वाला तो ये पूरा सुना था, बट आज आपने श्री कृष्ण वाला सुना के मेरे को तो लग रहा है आज ये वाला क्लिप तो गया वायरल। ये वायरल भी होगा, और ये वायरल इसलिए होगा क्योंकि ये ना दिल से निकले हुए शब्द थे। आपको पता है क्या है, बड़ा दुख होता है, लोग कहते हैं कि भाई साहब हमारे
हमारे सनातनियों का इतिहास इतना ब्रॉड है। हमारा सनातन पता है कितना बड़ा है कि मान लीजिए ये पेंटिंग है ना, फॉर एग्जांपल, ये पूरी वाइट होती और इसमें ना जब सनातन का इतिहास लिखा जाता तो एक बीच में ब्लैक डॉट होता, ठीक है। वो ब्लैक डॉट पता है क्या है? बीते 1100 वर्ष, 900 वर्षों का इतिहास मुगलों का जिन्होंने हमारे सनातन को नीचे घसीटा, और 200 वर्षों का इतिहास अंग्रेजों का। हमारे मेन दुश्मन केवल मुगल नहीं थे। मनुस्मृति के टेक्स्ट को बदल करके मनुस्मृति को गलत प्रूफ करने की कोशिश की गई है। मनुस्मृति कंट्रोवर्सी आपको पता होनी चाहिए। हमेशा विपक्ष के लोग खड़े होकर के कहते हैं कि मनुस्मृति गलत है। अरे मनुस्मृति में कुछ चीजें गलत होंगी, ठीक है, हम हमेशा से एक्सेप्ट करते आए हैं। हमारा धर्म तो इतना ब्रॉड है कि हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करते थे। हमारे धर्म में ही शास्त्रार्थ हुआ करते थे। शास्त्रार्थ क्या हुआ करते थे? पुराने परंपरा में जब आपस में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के समझाते थे कि ये शास्त्र में ये चीज सही लिखी है और ये चीज गलत लिखी है, ठीक है। और वहीं दूसरी और मनुस्मृति को हमेशा गलत प्रूफ करने की कोशिश की गई कि महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अरे उसी मनुस्मृति में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। तो ये चीज कोई नहीं दिखाएगा। देखिए कितना, ऐसा नहीं है कि ये चीज अचानक से हो रही है, ये बीते 10 वर्षों से या बीते 50 वर्षों से चल रहा है कि सनातन को इस देश में डाउन करना है। नहीं, ये तो बहुत पुराना सोच रहा है कि सबसे पहला धर्म ये, सबसे उत्कीर्ण धर्म ये, सबसे फैक्टफुल धर्म ये। तो 1300 वर्ष लगा दिए हमें खत्म करने के लिए, और अभी तक खत्म नहीं हुआ है और नहीं होना है। जीवन के अंत तक खत्म नहीं होना है भाई। और ये मैं अपने जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे बाद आने वाली जो हमारी पीढ़ियां होंगी, आपकी हमारी पीढ़ियां होंगी, वो भी इस चीज को खत्म नहीं करेंगे। ये चीज हमारे अंदर जीवित रहनी चाहिए भाई साहब, और कैसे भी जीवित रहे। मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को ना 2 वक्त की रोटी मत देना, लेकिन 2 वक्त की किताबें जरूर देना। और उन किताबों में, ठीक है, हमेशा भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, मनुस्मृति, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं आपको बताता हूं, आप कहेंगे कि तुम्हें इतना रामायण और इन सब चीजों से क्या लेना देना। बचपन में जब बच्चे ना परियों की कहानी सुन रहे होते थे कि बेटा तेरी परी ऐसी होगी वैसी होगी, मेरे दादाजी पता है हमें मंदिर पे बैठ करके क्या सुनाते थे? श्री रामचरितमानस सुनाते थे। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। ये सारी चीजें पढ़ी है भाई, सीखी है, सब सिखाया है भाई, और सीखना चाहिए, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीजेपी के ऊपर, अयोध्या के ऊपर, यूपी के ऊपर तो काफ़ी बात करी। हाँ, कहीं ना कहीं बात आता है, आजकल का यूथ सोचता है कि राहुल गांधी भी अच्छे हो सकते हैं। मैं उस पर अपना कोई तर्क नहीं देना चाहता। आज आप मेरे सामने बैठे हैं, तो क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है? क्या कांग्रेस हमारे देश के लिए अच्छी है? क्या अच्छी थी? क्या कार्यकाल में उन्होंने अच्छा किया? देखो, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो आपको नॉलेज है वो मुझे नहीं है। अभी आपने, मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ, अभी आपने उनकी गलती समझाई तो मुझे भी समझ आई, आपने उनके बारे में बोला मुझे भी समझ आया। तो क्योंकि मैंने भी वो बात आपकी क्यों सुनी, उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं भी पहले सनातन धर्म को मानता हूँ। बिल्कुल, मैं भी पहले हिंदू हूँ। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने वो आपकी बात भी सुनी। तो कांग्रेस क्या सनातन विरोधी है? कांग्रेस का पिछले कार्यकाल कैसा रहा? और क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी तो कांग्रेस का ही कार्यकाल था। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस सनातन विरोधी कैसे है? मैंने तो क्वेश्चन मार्क लगाया था इस पे। हाँ, ये इसमें क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क वाली बात ही नहीं है ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह चाहिए ना प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिए। इस पे फुल स्टॉप है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट 2012 का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हिंदूज कहाँ के हैं भाई? विदेश से भाग के आए हम लोग यहाँ हैं, जो हमें ऐसे ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहली चीज़, कांग्रेस सनातन विरोधी कैसे है? जब राम मंदिर की बात चलती है तो आपको पता होगा 25 वकील विरोध में खड़े करने वाली कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस सनातन विरोधी कैसे है? जब राम जी की बारी आती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किनका है अयोध्या के बारे में? सलमान खुर्शीद का। सलमान खुर्शीद की किताब है भाई साहब, सनराइज ओवर अयोध्या। उसमें हिंदुइज्म को पता है उन्होंने क्या बोला है? हिंदुइज्म को उन्होंने बोला है कि भाई साहब आईसिस और बोको हरम के बराबर है। आतंकवादी संगठन से हिंदुइज्म की तुलना, यह सनातन विरोध नहीं है, सबसे पहली चीज। उसके बाद और स्टेटमेंट, अभी आपको पता होगा, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन का बयान आता है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनातन धर्म का समूलनाश सबसे ज्यादा आवश्यक है, ठीक है, ये वो बोलते हैं।
और उसके बावजूद भी डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी हाथ मिला करके आज गठबंधन में बैठी हुई है। तो ये सनातन विरोध की निशानी है या नहीं है? उससे पहले जाइए, लोग कहते हैं भाई साहब राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, एहसान तो किया नहीं, हमारा था, खुलवा दिया, ठीक है। लेकिन लगवाया किसने? जब देश आजाद हुआ 1947, किसकी सरकार थी? उसके बाद नेहरू जी की सरकार आई, सबसे पहली सरकार, प्रधानमंत्री कांग्रेस के। तो उस समय पे क्यों नहीं खुलवाया? ये सोचने में इतने वर्ष, और उसके बावजूद भी खुलवाने के बाद क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं किया। अंतकाल लड़ी तो वही पार्टी ना जिसका विरोध आप सबसे अधिक करते हैं। अरे वो पार्टी तो खड़े ही राम के नाम से हुई है। उस पार्टी ने, जब उस पार्टी के 2 सांसद हुआ करते थे ना, तब उन्होंने लिख करके दिया था कि अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हमें राम मंदिर चाहिए। केवल 2 सांसद पे वो विजन था, वो थॉट था। भाई साहब एल.के. आडवाणी से आप अपनी तुलना कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता एल.के. आडवाणी से तुलना करेगा? चलिए एल.के. आडवाणी छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी से तुलना हो जाएगी आपकी। राहुल गांधी जी को ना अभी कम से कम 70 जन्म लेने पड़ेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का नाखून बराबर होने में। लिटरल बात मैं बोल रहा हूँ। सो जिन यूथ को लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, तो एक ही छोटी सी बात में आपने उनको बता दी है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने योग्य तब रहते जब उनको अपने स्टेटमेंट्स के बारे में पता होता है। खटाखट। उसके बाद स्टोव पे कोयला जलाना है, आटे को लीटर में नापना, खेत में टाइलें लगवा देना, ये सारे स्टेटमेंट है ना। चलो आलू सोना वाला स्टेटमेंट गलत तरीके से प्रूफ किया गया, बाकी स्टेटमेंट तो आप ही के हैं ना। बताइए कौन से स्टोव पे कोयला जल रहा है भाई, मुझे कोई बताए, नहीं है। सो बीइंग अ जर्नलिस्ट, कांग्रेस के बाद आते हैं आम आदमी पार्टी पर। अरे हाउ यू डिफाइन सीएम ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल बहुत बहुत सुंदर गाना है। वो जो आंखों से एक पल ना ओझल हुए, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना? सोचते थे कि वो कितने मासूम थे, बेवफा हो गए देखते देखते। 2013 का अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई सा भी ऐसा चार्जेस तो छोड़िए, उसके ऊपर इल्जाम भी लग जाए कि इस आदमी ने ये घोटाला किया हुआ है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद बाबू 2 महीने से जेल में बैठे हैं, अब तक इस्तीफा नहीं आया सीएम पद से। और अब तक इतिहास में सबसे पहले सीएम है जो जेल के भीतर से अपनी सरकार चला रहे हैं। सबसे पहले लालू यादव जेल में गए थे 1997 में, उन्होंने इस्तीफा देकर के अपनी वाइफ को सीएम बनाया, ठीक है। उसके बाद जयललिता जेल में गई थी 1997 के टाइम में, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2011-12 में साउथ के स्टेट के एक सीएम गए थे जेल में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी हाल ही में आपको पता होगा हेमंत सोरेन जेल में गए थे, उन्होंने पहले अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया। लेकिन अरविंद बाबू के अंदर तनिक भी लाज नहीं आई कि भाई मुझे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से बैठ करके सरकार कैसे चलाऊंगा। तो उनका तो ये कहना है जेल में डालने वाले उनको बीजेपी है, ईडी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रूल नहीं है। आपको लगता है कोई फैक्ट है इस बात में? जो आदमी कल तक खुद एक अधिकारी हुआ करता था, आज वो 100 अधिकारियों के ऊपर सवाल उठा रहा है। आप एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी वालों ने जेल में डाल दिया, तो जो पुलिस वाले उनको अरेस्ट करने आए थे उन्होंने भगवा कुर्ता और भारतीय जनता पार्टी का पटका डाल रखा था अपने गले में, कि उनके यहां पे शेर के निशान थे, स्टार्स लगे हुए थे ना, कानूनी प्रक्रिया थी। और एक तरफ नहीं, आपने जो स्टेटमेंट बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। अरविंद बाबू ये बात खुद मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही है, लेकिन कब? जब वो बात बीजेपी के खिलाफ हो। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बयान देते हैं कि भाई साहब, उन्होंने ट्वीट करके ये बात बोली कि अगर नहीं, ट्वीट करके नहीं, बयान दिया था उन्होंने ये कि अगर मोदी सरकार ये नॉर्थ ईस्ट में हुए राइट्स के बारे में अगर कोई काम नहीं करेगी तो मैं जाकर के वहां पे एक्शन लूंगा, ठीक है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बोल थे, ठीक है। इस बात पे अरविंद केजरीवाल बहुत ताली बजाते हैं कि क्या बात बोले। और जब उसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच वहां पर खड़े होकर के कहती है कि अरविंद बाबू फिर से जेल में जाइए, आपको बेल नहीं मिलेगा, तो कहते हैं कि हाय ये तो गलत हो गया। भाई साहब, ये दोगला स्टैंडर्ड कब तक? आपको पता होना चाहिए, अभी उन्हीं की पार्टी की सांसद हैं, ठीक है, उन्होंने विभव जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने मेरे साथ मारपीट की। भाई साहब, वो अगले दिन वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं वो भाई साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अंतर क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होता है कि 50 जर्नलिस्ट सामने बैठे हो, 50 नहीं तो 10 पत्रकार सामने बैठे हो, माइके लगे हुए, और 10 पत्रकार आकर के सवाल कर सकते हो और अरविंद बाबू जवाब देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, अरविंद बाबू का अलग ही सिस्टम है। एक माइक लगा हुआ है, कैमरा ऑन है, 5 मिनट आए, जो खुद बोलना था बोले, कोई सवाल नहीं होगा, उठ के चले गए। ये वाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है?
अरविंद बाबू के साथ मुझे जो इशू लगता है भाई साहब, कह रहे हैं कि भाई साहब विभव को जो है ना बीजेपी वालों ने अरेस्ट करवाया। जो सांसद थी वो आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी की, आपका पर्सनल सेक्रेटरी आपकी पार्टी से, आप खुद आम आदमी पार्टी से, ये तीनों कैरेक्टर आम आदमी पार्टी के दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया। तो भारतीय जनता पार्टी का कहां इसमें रोल आ रहा है? खामखा का प्रोपेगेंडा बनाना है, बिना मतलब में प्रोपेगेंडा बनाना। दिल्ली की जनता में आपको एक सच बात बताऊं, इनको इनकी राजनीति के तौर पे वोट नहीं दे रही है। राजनीति के लिए तो भाई साहब अरविंद केजरीवाल को 10 में से 1-2 नंबर मिल जाए बहुत बड़ी बात है। उनको वोट इस कारण मिल रहा है कि मुफ्त में बिजली आ रही है, मुफ्त में पानी आ रही, कैसे आ रहा है इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। अभी पानी नहीं आ रहा है इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन मुफ्त में आ रहा है। नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बस की टिकट फ्री मिल गई भाई साहब, वो आपका 5 रुपए लेकर के कितना बड़ा घोटाला आपको पता है? अभी मैं वो न्यूज कवर करके आया हूं, कितने ज्यादा बस के कर्मचारियों को बिना कुछ कहे निकाल दिया गया उनकी ड्यूटी से। अच्छा। हाँ, और 7 डिपोट पे ऐसा हुआ, मैंने सीमापुरी डिपोट पे ये खबर कवर की है। ठीक है, इस चीज के ऊपर किसी को ध्यान नहीं देना है। इतने लोगों का वेतन वो आदमी खा गया, किसी को ध्यान नहीं देना है। दिल्ली की बसों की जर्जर हालत देखिए, उस चीज के ऊपर किसी को ध्यान नहीं देना है। दिल्ली में यमुना की हालत देखिए, जब मुख्यमंत्री बनने आते हैं तब तक कहते हैं कि भाई साहब बात ऐसी है बात ऐसी है कि मैं यमुना साफ करवा दूंगा अगली बार। वो अगली बार कब आता है? अच्छा, एमसीडी का चुनाव कैसे जीते? मैं कूड़े के पहाड़ हटवा दूंगा। गाजियाबाद का कूड़े का पहाड़ का जो हाइट था ना, वो बढ़ गया है, घटा नहीं है अभी तक। भलसवा के कूड़े के पहाड़ का हाइट बढ़ गया है, घटा नहीं है अभी तक। तो जो वचन इन्होंने बोले, अपने वचनों से मुख मोड़ना अरविंद केजरीवाल को इतना प्यारा आता है कि मैं क्या बताऊं। मैंने इनकी एक स्टेटमेंट सुनी थी कि मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा, ऐसा कुछ था। अपने बच्चों का कसम खाया। अर्नब गोस्वामी का, जब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में हुआ करते थे उस समय पे, वो ठीक है, अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि आप एक बात बताइए, आप कभी राजनीति में आएंगे? तो साफ हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि अर्नब, मैं आपके शो पे ये बात बोल रहा हूँ और मैं इस बात को एकदम एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। ठीक है, और अर्नब कहते हैं कि आप देख लीजिए, कल को यही क्लिप काट करके चलेंगे, कहते हैं नहीं, मैं अपने वचनों पे बिल्कुल श्योर हूं, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। बताइए यार, आप राजनीति में आए। अरविंद केजरीवाल का ही एक और स्टेटमेंट, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा गठबंधन में। ठीक है, जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे, 29 दिन या 28 दिन की सरकार चली थी, उसके बाद उनका यही स्टेटमेंट आया था, है ना, 2015 के टाइम पे। आज के टाइम पे वो उसी पार्टी के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं कि आए जीजा जी हम साले हैं, ये वाला हिसाब है। दूसरी तरफ अरविंद बाबू और उनकी पार्टी के नेता जितने भी विपक्षी थे, सबके खिलाफ बात कहते हैं कि भाई साहब ये सारे के सारे परिवारवाद की राजनीति चलाते हैं। सोनिया गांधी, उनका बेटा राहुल गांधी, संजय सिंह का ये पूरा रील एक बहुत ज्यादा वायरल है, और आज उन्हीं लोगों के साथ खड़े होकर के तस्वीर खिंचवाने में तनिक शर्म नहीं आई अरविंद केजरीवाल को, जबकि सांसद दिल्ली में एक भी सांसद नहीं जीत पाया उनका 7/7। और उनमें से एक सांसद तो ये कह रहा था, मतलब सांसद नहीं, जो हारा हुआ सांसद है, वो ये कह रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। बताओ यार, कितने नीचे गिरोगे तुम लोग राजनीति के लिए। अच्छा, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर है? अरे यार, बहुत बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। राजनीति शब्द ऐसा है जिसमें हर प्रकार की नीति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये शब्द ही ऐसा है। लेकिन दूसरी ओर राजनीति, अगर आप सन 2000 से पहले के दशक की देखेंगे तो एक छोटा सा किस्सा है, मैं बताता हूं आपको। अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की पहली मुलाकात ऐसे हुई थी कि राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे, ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी कहीं जा रहे हैं, किसी आउट ऑफ स्टेट में जा रहे हैं, तो वो हवाई जहाज में चढ़ते हैं और राजीव गांधी नमस्ते करते हैं, ठीक है, गर्दन झुका करके। तो अटल बिहारी वाजपेयी सोचते हैं कि विनम्रता पूर्वक कर रहे हैं, नमस्ते करते हैं और अपना बैठ के चले जाते हैं। उनको नहीं पता था कि ये किनके बेटे हैं, ठीक है, या फिर ये भी इनका फ्यूचर भी राजनीति में। उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी की किडनी में, पेट में कुछ समस्या होती है, उसका इलाज अमेरिका में हो सकता था। तो इंडिया में इतनी सुविधा नहीं थी, इंडिया में इतनी सुविधा थी नहीं, और अटल बिहारी वाजपेयी इतने सक्षम थे नहीं, या जो भी कारण रहा हो, मुझे जहां तक लगता है सक्षम नहीं थे वो इतने। तो राजीव गांधी क्या करते हैं, अमेरिका में एक दौरे पे जाना होता है, ठीक है, और यहां से किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना होता है जो हमारे देश को वहां पे जाकर के रिप्रेजेंट कर सके। राजीव गांधी अपनी पार्टी में से किसी नेता को नहीं चुनते, वो चुनते किसे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी को। और अटल बिहारी वाजपेयी को 5 लोगों के साथ वहां भेजा जाता है, ठीक है,
5 लोगों के साथ वो वहाँ पहुँचते हैं और अपना वहाँ पे सब कवर कर लेते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करना था, इवेंट जो था वो कवर कर लेते हैं। उसके बाद जब वापसी आने की बारी होती है तो जो 5 लोग गए थे और एक मिला के अटल बिहारी वाजपेयी 6 लोग जो गए थे, उनमें से 3 लोगों की टिकट थी और 3 लोगों की टिकट नहीं थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि 3 ही लोगों की टिकट है। तो कहते हैं कि राजीव गांधी कहते हैं कि टिकट में 3 लोगों को ही आने दीजिए, आपके साथ 2 लोग और रुकेंगे और आप वहाँ रुक करके इलाज करवाइए, उसका सारा खर्चा मैं बियर करूँगा। ये वो राजनीति थी। और अटल बिहारी वाजपेयी मना करते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बट फिर भी राजीव गांधी कहते हैं कि नहीं, आपको ही करवाना पड़ेगा, आपकी सेहत इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय की राजनीति ये थी। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। बहुत आपको पता होना चाहिए कि पहले के समय में ना चुटकुले के हिसाब से संसद सत्र चला करते थे, ठीक है। संसद भवन जहाँ पे सभी सांसद बैठ करके डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे संसद सत्र में एक दूसरे को बहुत प्यार से एक दूसरे के खिलाफ नखरे दिखाया करते थे, ठीक है, बातें किया करते थे। वो राजनीति थी। आज के समय पे संसद सत्र चल नहीं पाता है क्योंकि विपक्ष हंगामा करता है। आज के समय पे पर्सनल टारगेट राहुल गांधी करते हैं कि भाई साहब जितने भी मोदी होते हैं वो सारे चोर ही क्यों होते हैं। एक पूरे समाज के खिलाफ ये वाणी है। ये जहर भरा हुआ है आज की राजनीति में। और वो नरेंद्र मोदी के भीतर भी जहर भरा हुआ है कहीं ना कहीं। राहुल गांधी के खिलाफ पप्पू बोलना, ये बोलना, इतनी नीचता पे तो कभी गए ही नहीं थे भाई साहब। भारत की राजनीति इतनी ब्रॉड थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम, संवेदना, ये सब कुछ हुआ करता था। वो आपने बहुत अच्छी कोट सुना होगा कि पर्सनल और प्रोफेशनल हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। तो उस समय के राजनेता ये चीज समझते थे कि प्रोफेशनल और पर्सनल अलग रखना चाहिए। आज के टाइम पर ना भाई साहब, रॉबर्ट उस समय भी होता था, बहस उस समय भी होती थी, लेकिन जब बहस खत्म होती थी तो एक दूसरे का ध्यान रखना भी अच्छे तरीके से समझते थे लोग। कर्पूरी ठाकुर, अभी आपको पता होगा, उनको पद्मश्री दिया गया, ठीक है, बिहार के बहुत मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक किस्सा बताता हूँ। आज के टाइम पे अगर आप कोई भी आदमी मुख्यमंत्री देखेंगे या फिर कोई भी प्रधानमंत्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब कपड़ों का तो खूब ध्यान रखते हैं। दिन में 3-3, 4-4 बार कपड़े बदलते हैं, ठीक है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, ऐसा नहीं है मैं केवल किसी एक आदमी को टारगेट कर रहा हूँ, सबके साथ यही सीन है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी, आपको मैं एक सीन बताता हूँ। ऐसे ही एक मीटिंग हॉल था, वहाँ पर वो सभी पार्टियों को बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, किसी चीज़ पर राय चाहिए थी। तो जब कर्पूरी ठाकुर कमरे में वॉक इन करते हैं तो सबकी नज़र उनके कंधे की ओर होती है। और कंधे की ओर क्यों? क्योंकि उनका ये जो कुर्ता था वो फटा हुआ था। इस साइड से कुर्ता फटा हुआ था। ओके। तो मीटिंग खत्म होने लग जाती है, मीटिंग खत्म होती है, सब उठ के जाने लग जाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर भी उठते हैं और जाने लग जाते हैं। तो उतने में विपक्षी पार्टी का एक नेता खड़े होकर के कर्पूरी ठाकुर से कहता है कि आप रुक जाइए, आप रुकिए, ठीक है। और वो गमछा लेकर के आते हैं, ठीक है, और ऐसे अपने कंधे से गमछा उतारते हैं। बिहार में तो गमछा रखना ट्रेंड है, तो ऐसे कंधे से गमछा उतारते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि अभी मीटिंग हॉल से कोई बाहर नहीं जाए। आप लोगों के जेब में जितना भी पैसा पड़ा हो, अपनी जेब से कुछ अंश निकाल के इस गमछे में डाल दीजिए। सब लोग डाल देते हैं और वो गमछे की पोटली ऐसे लेकर के कर्पूरी ठाकुर के हाथ में पकड़ाते हैं कि जाइए अपने लिए कुछ कुर्ते सिलवा लीजिएगा, क्योंकि आप इस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये उस समय की राजनीति थी। आज के टाइम पर भाई साहब, मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, जो सो कॉल्ड युवा नेता है वो फॉर्च्यूनर से नीचे बात नहीं कर रहे, इतना हवा में उड़ा जा रहा है। ठीक है, अगर आप सक्षम है तो करिए, लेकिन उससे आप अपने आप से पहले इस देश की जनता को देखिए। आपने फॉर्च्यूनर की बात बोली तो मेरे को तो ये लगता ही यही है, अगर आज का जो यूथ है उसको तो समझ ही आता है, इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, हाँ, देन 2 फॉर्च्यूनर आगे 2 फॉर्च्यूनर पीछे। हाँ, वो आपने गाना सुना होगा, अभी गाना चल रहा है वो कि हे राम लला जी कृपा कर, जब आई अगला साल, तब बनी विधायक, आई अवध में लागी प्रोटोकॉल। तो मतलब वो सोच ही ये रहा है कि अगर मैं विधायक बनूंगा तो अगर मैं अवध में जाऊंगा, यानी कि राम मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा, तो वहां पे प्रोटोकॉल लगना चाहिए। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या? जनता परेशान होगी, तुम्हारे लिए वो पूरी रोड रोक दी जाए। अरे भाई, तुम इस मानसिकता के साथ कैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की सोचोगे? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो हुआ करते थे कि भाई साहब 4 वक्त की रोटी खुद नहीं खाते थे वो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एक और बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूं। इस देश में ना अन्न की कमी पड़ गई थी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय पे उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने देखा कि अमेरिका हमें गेहूं देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने शुरू कर दिया अपना दिनचर्या ऐसा, अपने छोटे बच्चों को ये सिखाया कि दिन में बस एक बार खाना मिलेगा। अच्छा। हाँ, रात को भूखे सोना है, दिन में एक बार खाना मिलेगा, रात को खाओ, दिन को खाओ, लेकिन एक बार ही खाना मिलेगा। 1 हफ्ते तक ये चीज उन्होंने खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 1 हफ्ते बाद
जब उन्हें लगा कि हाँ सबका स्वास्थ्य घर में ठीक है, उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर के ये बात कही कि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग दिन में केवल एक बार का खाना खाएं ताकि हम लोग पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ सकें, क्योंकि अमेरिका हमें गेहूं देने को तैयार नहीं। राजनीति ये थी कि अपन खुद भूखे रह करके इस देश को संभालना जानते थे। और आज के समय की राजनीति वो एक और है, कोई उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री थे शायद, उनका बेटा गाड़ी ले गया था ऐसा। अरे भाई वो कहानी बहुत रोचक। लाल बहादुर शास्त्री की तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। लाल बहादुर शास्त्री की एक और, उस स्टोरी से पहले मैं एक और बहुत अच्छी स्टोरी से सुनाता हूँ। आज के टाइम की राजनीति क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर वो राजनीति में आया है तो सबसे पहले एक मोटी चेन डालेगा गले में, सफ़ेद कुर्ते सिलवाएगा 8 से 10 जोड़ी, सफ़ेद पजामा, बेली डालेगा, अंगूठियाँ डालेगा, घड़ी डालेगा महंगी से महंगी, और फिर वो जनता में निकलेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, अरे तुम तो हमारे लड़के हो, तुम्हारा काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। डीसीपी को फ़ोन घुमा दियो, हमारा लड़का अरेस्ट हो गया, उसको निकलवाना है थोड़ा। ये होता है, ठीक है। उस समय की राजनीति। रेल मंत्री हुआ करते थे वो, रेलवे मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। अपने गांव में एक प्रोग्राम के लिए गए थे, उनको आमंत्रित किया गया था, तो रेलवे मंत्री के तौर पे उस प्रोग्राम में बुलाया गया उन्हें, ठीक है। वो गए, वहां पर पहुंचते हैं, तो जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो नीचे देखते हैं कि भीड़ में मेरी माता जी खड़ी हुई है। तो फटाफट से स्टेज पे से उतर जाते हैं और अपनी माता जी के पास जाकर के कहते हैं कि मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ पे बड़का बाबू आने वाले हैं, भीड़ भाड़ होगा, अचानक से आपको चोट वोट लग जाएगा, आप चली जाइए। उनकी माता जी को ये नहीं पता था कि मेरा बेटा ही रेलवे मिनिस्टर है, ठीक है। उन्होंने घर में ये बता रखा था कि मैं रेलवे में एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ जिससे मैं अपने घर का जीवन यापन चला रहा हूँ, ठीक है। वो ये बोल करके अपने माता जी को भेज देते हैं। जब वापस मंच पे चढ़ने लग जाते हैं तो उनका पर्सनल सेक्रेटरी पूछ लेता है कि आपने ऐसे अपनी माता जी को ऐसे भेज दिया है, तो ऐसा क्यों? तो वो बोलते हैं कि भाई साहब मैंने उन्हें इसलिए भेज दिया क्योंकि अगर मेरी माता जी को ये पता लगेगा कि मैं रेलवे में मंत्री हूँ, रेलवे मिनिस्टर हूँ, इतना बड़ा पद, तो लोग उनके पास आएंगे और बोलेंगे कि हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो, हमारा ये काम करवा दो, हमारा वो काम करवा दो। और मेरी माँ बहुत भोली है, वो हाँ कर देगी हर कार्य के लिए। और मैं ये चाहता नहीं हूं कि मैं अपने पद के साथ कोई छेड़छाड़ करूं। और इस वजह से मैंने अपनी माता जी को ये नहीं पता लगने दिया कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूं। अमेजिंग अमेजिंग। सोच रहे हैं, ये उस समय का थॉट प्रोसेस था, बहुत अलग थी। गाड़ी वाली कहानी सुनिए। उनका बेटा बड़ा हो जाता है, गाड़ी ड्राइव करने का उन्हें बहुत शौक चढ़ता है उनके बेटे को, लाल बहादुर शास्त्री के। लाल बहादुर शास्त्री वो हमेशा मना कर देते हैं कि नहीं, ये सरकारी गाड़ी है, इसमें नहीं बैठ सकते हो तुम, ठीक है, मतलब इसको नहीं ड्राइव करना है। तो लाल बहादुर शास्त्री अपना अंदर बैठे होते हैं एक दिन प्रधानमंत्री कार्यालय में, अपनी काम वाम से मीटिंग वगैरह से। उनका बेटा आता है उनके ड्राइवर के पास, कहता है मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, बड़े बाबू ने मना कर रखा है। तो कहते हैं नहीं नहीं हमको चाहिए। गाड़ी की चाबी लेता है, लेके जाते हैं और वो चला करके गाड़ी वापस उसी जगह पे एकदम स्पॉट पे खड़े कर देता है ताकि पिताजी को पता ना लगे। तो वो लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, ड्राइवर की तरफ देखते हैं, कहते कि कौन ले गया था गाड़ी? तो ड्राइवर हक्के बक्के कहते कोई नहीं, मुझे पता चल रहा है गाड़ी अपनी जगह से हिली डुली है, गाड़ी कौन ले गया था मुझे ये बता दीजिए। तो कहते हैं आपके बेटे लेकर के गए थे। तो कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जितना भी तेल का खर्चा हुआ है ना, जितनी भी दूर ये गाड़ी वो चला करके लेके आए हैं, मुझे ये बता दीजिएगा, मैं इसे अपनी सैलरी में से कटवाऊंगा। ड्राइवर कहते हैं इसकी आवश्यकता क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, अब किसको क्या ही पता चल रहा है। कह रहे नहीं, मैं अपने पद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। दैट वॉज प्योर पॉलिटिक्स। रगों में राजनीति वो हुआ करती थी। आज के समय पे रगों में राजनीति है कि भाई साहब टोरा बिखेरना है मार्केट में, वो वाला हिसाब चल रहा है। ठीक है। सो भाई नीतीश भाई, अभी एक थोड़ा सा हॉट टॉपिक और है, पंजाब। अरे यार, अमृतपाल सिंह जेल टू एमपी का सफर। देखो पर्सनली इट्स बिलोंग टू सिख्स। अगर सिखों के ऊपर बात आती है, मैं बहुत 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 अच्छा मानता हूँ इस कम्युनिटी को, और मैं पर्सनली बहुत अपने जैसे की बात बोली, मुझे गूज़बम्स आ गए। सिखों का इतिहास भाई, उनके इतिहास से कौन टक्कर ले लेगा? कोई नहीं ले सकता भाई। जो लोग कहते हैं ना कि सिख्स हिंदू से अलग है, मतलब ही नहीं बनता। वो हमारे भाई हैं, और सिख हमारे वीर पुत्र हुआ करते थे जिनको आगे खड़ा किया गया अपनी जान बचाने के लिए। और उन्होंने एक बार अपने माता पिताओं से अपने धर्म, अपने मेन धर्म हिंदू धर्म से कभी सवाल तक नहीं किया कि मुझे आगे क्यों खड़ा कर रहे हो। उनके अंदर इतना बल था हमें बचाने का, हमें डिफेंड करने का। मुगलों से किन्होंने बचाया, अंग्रेजों से किन्होंने बचाया, अंत तक युद्ध लड़ते रहे, और एक बार भी सवाल नहीं किया कि मैं आप लोगों को क्यों बचा रहा हूँ।
भाई बलिदानी कम्युनिटी है और हमें सलाम। मैं सिखों के बारे में, सिखों के इतिहास के ऊपर अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है, उससे नीच आदमी कोई नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर आज के सिग्मा सिक्स जो आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे धर्म को गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको खालिस्तान चाहिए, है ना। आप जिस अमृतपाल सिंह की बात कर रहे हैं, आपको पता है 3 साल पहले अमृतपाल सिंह क्या कर रहा था, कहाँ रहता था? मुझे कोई नॉलेज नहीं है। दुबई में ट्रक ड्राइवर था वो। अच्छा, दुबई में ट्रक ड्राइवर था अमृतपाल सिंह, इससे अधिक कुछ नहीं। ओके। ठीक है। और उसके बाद वो इंडिया आता है। कैसे इंडिया आता है? फंडिंग से। अब मैं ज़्यादा खुल के बोलूंगा नहीं, ज़्यादा खुल के क्या, सबको पता है कनाडा से फंडिंग हो रही है। फंडिंग से इंडिया आता है, फंडिंग से हथियार मिल जाते हैं, फंडिंग से इतनी बड़ी फौज खड़ी हो जाती है, ठीक है। और वो बन जाता है सिखों का मेन धर्म गुरु कि भाई साहब मैं इस देश को खालिस्तान इस देश से खालिस्तान को अलग करूंगा, पंजाब को। अबे तुझे खालिस्तान चाहिए हैं? एक काम कर, अगर तुझे खालिस्तान लेने का इतना ही शौक है ना, तो पहले पाकिस्तान का पंजाब रख उस खालिस्तान में। क्योंकि जब हम खालिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि खालिस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान लेकर के बैठा हुआ है। तो मैं बहुत सिंपल सी ये बात कहता हूँ कि जो लोग हथियार लेकर के हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं ना खालिस्तान मांगने के लिए, उन हथियारों को मोड़ दो और जाकर के पहले पाकिस्तान से अपना पंजाब छीन करके लाओ, तब इस देश में खालिस्तान की बात करना, ठीक है। और कोई बेअदबी हो रही है क्या? कुछ गलत हो रहा है क्या सिखों के साथ? किसी का हक छीना जा रहा है? मेरे को नहीं ऐसा लगता। नहीं फील होता ना आपको? तो फिर क्या गलत है इस देश में रहने में? क्यों चाहिए आपको एक अलग देश? क्यों इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है? इस देश को अखंड रखने के लिए आप ही के दादा परदादाओं ने युद्ध लड़ा था। और दूसरी ओर आप ऐसे आदमी को सांसद बना रहे हो जिसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा हुआ है जिसके ऊपर, क्योंकि उसने इस देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा डिस्प्यूट किया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की थी। अमृतपाल सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, असम के जेल में बंद है वो आदमी, और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। क्या फायदा है ऐसे आदमी को? जो आदमी जिस देश में खड़ा होकर के ये कह रहा है कि मैं इस देश से ये देश अलग कर लूंगा, मतलब इस देश को तोड़ूंगा, उस आदमी को आप उस देश का लॉ मेकर बना रहे हो। इसलिए तो ये देश बर्बाद है भाई साहब, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसी कारण से बर्बाद है। अतीक अहमद को लॉ मेकर बोलते हैं ये लोग, हैं, मुख्तार अंसारी को लॉ मेकर बोलते हैं। तो जब गैंगस्टर ही कानून बनाने लग जाएंगे, जब इस देश को तोड़ने वाले लोग ही कानून बनाने लग जाएंगे, तो इस देश में तो समस्या आनी है। और अमृतपाल सिंह जैसा आदमी, एक तरफ बताइए कितना बुरा लगेगा, आपको भी बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? संसद सत्र में एक तरफ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग बैठे होंगे और दूसरी तरफ बैठे होंगे अमृतपाल सिंह। किसी को भी खुशी होगी ये देख करके? टेररिस्ट को एक्टिविस्ट बना रहे, तो दुख की बात है ना भाई साहब। वो टेररिस्ट है, अमृतपाल सिंह इज अ टेररिस्ट। और अगर किसी सांसद को टेररिस्ट कहना गलत है, तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो मेरे ऊपर लगा दो जो 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 धारा लग सकती है। लेकिन उस आदमी ने देश के अंदर समस्या की, तो इसलिए मैं टेररिस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कवर करके आया हूँ। ठीक भाई अभी पीछे हम जब थोड़ी देर से बात कर रहे हैं तो आपने पुस्तकों को बीच में बहुत एम्फसाइज किया। तो अभी ताज़ी खबर है, नालंदा यूनिवर्सिटी री उद्घाटन हुआ उसका, और पहले का क्या उसका पास्ट रहा और क्या अब है, थोड़ा सा बताओगे? नालंदा, जब हम नालंदा के बारे में सुनते हैं तो हमें सबसे पहले याद आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत ब्रॉड यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर मुग़ल शासकों ने आग लगा करके उसको बर्बाद किया। और उसके जब उसमें आग लगाई गई थी तो उसकी आग में इतनी शक्ति थी कि महीनों तक उसकी आग लगातार जलती रही थी। उसमें इतनी पुस्तकें रखी हुई, लगभग 6 महीने 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें, जो मैंने सुना है। बिल्कुल। और मज़े की बात देखिए कि उस समय पर वो पूरे विश्व की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आज हम लोग कंपीट करना चाहते हैं, इंडिया की यूनिवर्सिटी पागल हुई पड़ी है, बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय पागल हुए पड़े कि हम ऑक्सफोर्ड से, स्टैनफोर्ड से कंपेयर करें अपने आप को, नहीं कर पा रहे हैं। और सोचिए कि उस समय पर हम इतने ब्रॉड हुआ करते थे, ठीक है। जो चिकित्सा की पढ़ाई, जो डॉक्टर्स की पढ़ाई आज के टाइम पे हो रही है, वो उस समय पे वहाँ पे इतनी ब्रॉड हुआ करती थी, ठीक है। पहले के जो डॉक्टर्स होते थे, जिनको हम वैद्य बोलते थे, वो नस पकड़ के बता देते थे कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम। आज समय में कान का अलग, आँख का अलग, नाक का अलग, हाथ का अलग, किडनी का अलग, हर जगह का अलग। आपको पता है ऑपरेशन का आविष्कार कहाँ से हुआ? इंडिया से हुआ, सनातन धर्म से हुआ। अच्छा, मैं एक वर्ड बोलने वाला हूँ, ये सुनकर के बड़े से लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि भाई साहब ये कैसी बात कर रहे हैं। सेक्स, ठीक है। सेक्स का आविष्कार कहाँ से हुआ है? आविष्कार नहीं, मतलब सेक्स के बारे में सबसे एम्फसाइज वे में किसने बताया? किस धर्म ने बताया? हिंदू धर्म। कामासूत्र बहुत अच्छी तरीके से बताया, ठीक है। ये सारी चीजें, और
ये सारे पुस्तक वहां पे थे और इससे कहीं ज्यादा पुस्तकें थी। आज जिस स्टेज पे भारत खड़ा है ना, अगर उन पुस्तकों में आग नहीं लगी होती तो आज भारत उससे 10 गुना आगे होता है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और केवल लोग नालंदा को जानते हैं, तक्षशिला के बारे में कोई नहीं जानता है। तक्षशिला और भी बहुत बड़ी विश्वविद्यालय। तो इन सारी चीजों को आज के टाइम पे अगर रीयूनाइट किया जा रहा है। अच्छा, आज अब आपको पता है एक और चीज बहुत बुरी बोली गई। जिस दिन नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ, उस दिन ट्विटर पे पता है क्या ट्रेंड कर रहा था? कि नालंदा में आग जो है वो ब्राह्मणों ने लगाई थी, हिंदू ब्राह्मणों ने। मेरे ख्याल तो वो खिलजियों के टाइम का मैटर था कुछ। आप एक बात, मुझे नॉलेज है। इतना ब्रॉड इतिहास में एक एक चीजें साफ तौर पे लिखी हुई हैं कि इस आदमी ने ये आग लगवाई, अलाउद्दीन खिलजी ने आग लगवाई, इस तरीके से बर्बाद किया गया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को मेनली टारगेट किया गया क्योंकि वहां पर लोग एजुकेशन पाते थे और एजुकेशन की वजह से ऑब्वियसली शिक्षा में बहुत पावर है। ठीक है, मेन चीज इसलिए टारगेट की गई। अब ये कह रहे कि ब्राह्मणों ने खुद आग लगा ली। क्यों आग लगा लेंगे भाई? अगर हम अपने धर्म की बात करें तो 4 वर्गों में बांटा गया है। चातुर्वर्ण्यं मया गुणकर्मा विभागश। ठीक है, ब्राह्मण को अपने हिस्से का कार्य दिया गया है, राजपूतों को अपने हिस्से का कार्य दिया गया है। ठीक है, वैश्यों को अपने हिस्से का कार्य दिया गया है, शूद्रों को अपने हिस्से का कार्य दिया गया है। जो ब्राह्मण दूसरों को शिक्षित करने के लिए आए थे, वो अपनी शिक्षा की जो पुस्तक होगी उसी में आग लगा देंगे। कोई सेंस बनता है इस बात का? जिससे हमारा जीवन यापन चल रहा है, जिससे ब्राह्मणों का जीवन यापन चल रहा है, जिन पुस्तकों को पढ़ के ब्राह्मण अपने आप को कहलाते हैं कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपनी रोजी रोटी में आग लगा देगा। कोई सेंस नहीं है इन बातों का। और ये लोग खुद को बर्बाद करने में लगे पड़े। समझ ही नहीं आता यार। नीतीश भाई, ये बात तो है। बाकी बहुत सी कठोर बातें भी हुई, बहुत सारी बातें हुई आज। पर्सनल लाइफ और क्या हॉबीज हैं और क्या पसंद है? हॉबीज में यार पुस्तकें बहुत पढ़ना पसंद है और मैं तो सजेस्ट करता हूँ। मुझे मेरे ही एक प्रोफेसर हैं वीरेश मिश्रा, उन्होंने ही पुस्तकें पढ़ना सिखाया। ठीक है, और अगर कोई पुस्तक पढ़ नहीं पाता है ना, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर किताब पढ़ नहीं पाते तो एक किताब बता रहा हूँ, मुसाफिर कैफ़े। मुसाफिर कैफ़े, हाँ। अच्छा। दिव्य प्रकाश दुबे की ये किताब है। इस किताब को एक बारी उठा लो, किताबों में खुद इंटरेस्ट आना लग जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता किताबों में, अगर ये किताब एक बार पढ़ ली तो इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो ये गाइस मार्क कर लो ये बात, ये आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग सोचते हैं कि बोरिंग है। बोरिंग, हाँ, मैं भी ऐसा ही था। 3 साल पहले मैं भी ऐसा ही था। किताबों में इंटरेस्ट नहीं आता था, उठाई नींद आने लगी। लेकिन मैंने पहली किताब वही पढ़ी, लव स्टोरी है वो, एक बहुत सुंदर लव स्टोरी है। वो पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको खुद किताबों की भूख लगने लग जाएगी। आप लाखों का कलेक्शन कर बैठेंगे किताबों का। मुझे बहुत इस चीज़ का प्राउड है कि जीवन में कोई चीज़ कमाई ना कमाई हो, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा जान से प्यारी, एक अपनी बाइक और दूसरी किताबें। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और हॉबीज़ की बात करें तो लिखने का बड़ा शौक है। शायरी लिखता हूँ, शेर व शायरी और ऐसा कुछ। एक शायरी हो जाए फिर। शायरी किस प्रकार की सुनना पसंद करेंगे? प्रेम रस कैसा? अभी तक तो देश की बात चल रही थी, एक देश से रिलेटेड हो जाए। हाँ, देश से। मेरी सबसे फेवरेट कविता है, शायद अब तक अगर कुछ लिखा है तो सबसे बेस्ट यही लिखा है। ठीक है, और ये भी अभी आधी अधूरी है। तो ये कुछ ऐसे है कि हमारे देश ने संघर्ष कहाँ से शुरू किया, अभी हम कहाँ पे खड़े। कुछ इस प्रकार से है कि हम वो वीर शौर्य जो डरते नहीं पहाड़ों से, और कितने बाबर आए हम डरे नहीं गद्दारों से। हथियारों से नहीं प्रेम हमें, हम गीत प्रेम का गाते हैं। और तुम शस्त्र पूछो या शास्त्र कहो, हम मीत दोनों के साचे हैं। बाँचे हैं हमने एक पल में लाखों वीर यूं, उंगलियां थक जाएंगी तुम्हारी, पूजे हैं हमने पीर यूं, और पीर यूं रक्षा करो हमारे पुत्र वीरों की, के संहार ले पूरी सांस लाखों सीरों की। और सन 47-48 था जब हाथ में लाठी डंडे थे। 1947 इंडो पाकिस्तान वॉर। सन 47-48 था जब हाथ में लाठी डंडे थे, दुश्मन के नाम पे सामने खड़े कुछ भूखे नंगे थे। जवानों ने लाठी डंडों से खदेड़ों ने बगाया था, तब जाके कहीं ये कश्मीर हमारा कहलाया था। तुम शेरों की ललकार सुनो, प्रभुताई का प्रहार सुनो, पीने को घूंट भर शीतल नहीं था, हथियारों में पीतल नहीं था। सन 62 था पर सुख का पल नहीं था, बल नहीं था उन्हें सकल में बांधा। खदेड़ा चीनियों को लिया हिंदुस्तान आधा, दलाई लामा को शरण दिया, शांति का वर्णन किया। जिनका कोई नहीं था उन्हें हमने अपनाया, वसुदेव कुटुंबकम की राहों का ज्योत जलाया। अहिंसा परमो धर्म वीरों को हमने सिखाया, और जरूरत पड़ी तो धर्म हिंसा तथेव च कपाट पढ़ाया। सजाया हमने मुकुट ऐसा जिसे लोग कफन कहते हैं, युद्ध ऐसे लड़ा कि लोग मौत भ्रमण कहते हैं। श्रवण कहते हैं वीरों को भारत माता का। तो हम वो श्रवण पुत्र हैं, हम वो श्रवण बेटे हैं जो अपनी भारत को माँ मानते हैं, और भारत माँ है, ये मात्र एक देश नहीं है, इमोशन है। अमेजिंग।
गूज़बम्स आ गए सुन के, मज़ा आ गया, मन कर गया ताली बजा दूँ। प्रेम प्रेम। सो अब जागरूकता आ गई है तो एक प्रेम की बात भी हो जाए। यार आप बोलने ही प्यार वाले थे, अब पकड़ना तो पड़ेगा आपको, छोड़ेंगे नहीं। प्यार प्यार तो देखिए, प्यार बहुत सारे सबको लोग होता होंगे जिनके दिल टूटे होंगे। है। प्यार सबको होता है, होना भी चाहिए। प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जीवन में एक बारी प्रेम करो। मैं एक चीज़ बहुत अच्छी बताना चाहता हूँ लोगों को कि लाइफ में ना, जब आप युवा हो, जब जवान हो, तो 2 चीज़ें अपने अंदर ज़रूर रखना। विद्रोह करना, हर चीज़ को नकार देना, ठीक है। जवानी में विद्रोह होना चाहिए, ठीक है। जवानी में कम्युनिस्ट होना ज़रूरी है। कम्युनिस्ट यानी कि अगर कुछ भी सही हो रहा है, सही भी हो रहा है, तो भी सवाल कर दो कि ये क्यों हुआ। तो ये होना ज़रूरी है। और जवानी में प्रेम होना ज़रूरी है, ठीक है। या तो प्रेम आपको उंगली पकड़ेगा आपकी और वहां तक ले जाएगा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते, और या नहीं तो आपको, आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप प्रेम से इतना टूट जाएंगे कि आप ठीक से दुनिया को तब समझ जाएंगे। तो प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम पे देखिए, कुछ ऐसा सुनाता हूं कि जब पहली बार किसी की गर्लफ्रेंड किसी लड़के के कहने पे साड़ी पहनती है और उसको तस्वीर भेजती है, तो लड़का क्या कहता है कि वो मेरे जिद को पूरा करने का तेरा तरीका, वो मेरे जिद को पूरा करने का तेरा तरीका, और वो तेरी पहनी गजब की साड़ी, उसके ऊपर जब तेरी आंखों की शरारत ने तस्वीर ली, अरे कसम से उम्र बीत गई पर मोहब्बत कम ना हुई हमारी। अरे वाह 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 वाह। एक और सुनाता हूँ, ये भी मेरी बड़ी फेवरेट है। तो ये ऐसे है, जब एक लड़की एक लड़के को छोड़ के जा रही है, ब्रेकअप वालों के लिए, है ना। हमने देश वालों को दे दिया, प्यार वालों को दे दिया, अब एक ब्रेकअप वालों के लिए भी कर देते हैं। दिल टूटे आशिकों की सबसे ज़्यादा समाज में मध्यस्थता रहती है, तो उनके बारे में बोल देता हूँ कि जब एक लड़की एक लड़के को छोड़ के जा रही है, इसमें ना लड़की की गलती है ना लड़के की गलती है। तो लड़का जब वो आगे जा चुकी होती है, तब उसे कहता है कि 2 पल जो तुम रुक जाती तो अपना प्यार दिखा देता, 2 पल जो तुम रुक जाती तो अपना प्यार दिखा देता, तेरी आंखों में दुनिया को खोज उस दुनिया से बतला देता कि प्यार ना मेरा झूठा था ना तूने की बेवफाई थी, कि प्यार ना मेरा झूठा था ना तूने की बेवफाई थी, बस बात ये थी कि बात तुझे ना कभी समझ मेरी आई थी, और हम भी होते राधा कृष्णा गौरी शंकर सीताराम। 3 प्रमुख प्रेम कहानियां हैं इस विश्व में। हम भी होते राधा कृष्णा गौरी शंकर सीताराम, पर गुण अवगुण की बात थी सारी, जो दे ना सका मैं तुझे अपना नाम। बहुत प्रेम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो इन द एंड आप सनातन धर्मियों को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि कट्टर हिंदू, कट्टर हिंदू। मेरी रील्स पे बहुत ये कमेंट आता है, मेरी वीडियोस पे कमेंट आता है, भाई साहब बनो, कट्टर बनो, अपने धर्म के प्रति कट्टर बनो। आप एक बात बताइए, अगर आपके माता पिता को, आपके परिवार में किसी के ऊपर आँच आए, तो उस समय पे आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कि ये सही है या गलत है? थॉट नहीं आएगा, कोई सेकंड थॉट नहीं आएगा। आप समझ जाएंगे उस समय पे कि भाई साहब मुझे ये करना है, अपने परिवार को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हमारा धर्म हमारे लिए हमारा माँ बाप है, हमारे माँ बाप हैं। आज हमारे धर्म को हमारी ज़रूरत है। वो चीख रहे हैं, वो हमारे लिए चीख रहे हैं कि हमें बचाओ, अपने टेक्स्ट बुक को बचाओ, अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ डालो। तो वो आपका परिवार है, आपका धर्म आपका परिवार है, और आज उस परिवार को बचाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, और बिना सोचे समझे वो युद्ध लड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जागरूक बनिए अपने धर्म के प्रति। केरला स्टोरी जैसी, कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज़ में दिखाया गया है कि कैसे हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को कन्वर्ट ये कह करके किया जाता है कि तुम्हारे धर्म में, भगवान में तो पावर ही नहीं थी। तो जो लोग हमारे धर्म के पावर के बारे में बात कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि भाई साहब, जगत का आदि सृजन भी हमसे है, ठीक है, और ये जगत जब खत्म होगा तो कल की अवतार भी हमसे है। ये दोनों चीज़ें देने वाले हम, अंत से लेकर के अनंत तक हम ही रहेंगे, ठीक है। और हमें इस चीज़ की श्योरिटी है। आप मुझे कोई और धर्म बताइए जिसमें महिलाओं को पूजा जाता, कोई ऐसा धर्म नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ डेडिकेटेड साल में 3 बार नवरात्रे होते हैं, ठीक है, डेडिकेटेड, जिसमें मुझे नहीं लगता कि किसी और पर्व में कोई आदमी इतना डेडिकेटेड होता होगा कि अपने धर्म के लिए उस समय पे वो सब कुछ छोड़ देता है। बाल नहीं कटवाएगा, प्याज नहीं खाएगा, कुछ गलत नहीं करेगा, ठीक है, कोई गलत काम नहीं करेगा, डेडिकेटेड वे में पूजा पाठ करेगा, ठीक है। तो हमारे धर्म में महिलाओं का ये सम्मान है।
हमारे धर्म में पुरुषों का ये सम्मान है। हमारे धर्म में ट्रांसजेंडर का सम्मान है भाई साहब, अर्धनारीश्वर रूप पूजा जाता है, ठीक है। तो अपने धर्म को पढ़िए ताकि आप उसके बारे में जागरूक बने, और जब कल को आपसे सवाल किया जाए ना कि आपके धर्म में क्या है, तो आप उन्हें बताएं कि हमारा धर्म इतना ब्रॉड है, हमारी संस्कृति इतनी ब्रॉड है कि बाकी धर्म के खड़े होकर के ये कहते हैं कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए सामने वाले को मारो, काफिरों को मारो, और हमारा धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम। इस वसुधा पे रहने वाला हर एक व्यक्ति हमारा कुटुंब है, हमारा भाई है, हमारे बहन है, हमारे साथी हैं। उनका हाथ पकड़ करके इस विश्व को आगे लेकर के जाना है और अपने जीवन शैली को अच्छा बनाना है। सनातन धर्म इज नॉट जस्ट अ धर्म, इट इज़ अ लिविंग लाइफस्टाइल। अपने आपको जीवन कैसे जीना है हमारा सनातन ये सिखाता है। आप मुझे कोई और धर्म में खाने की दिनचर्या के बारे में बता दीजिए, नहीं है। हमारे धर्म में है कि शाम के 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना है, स्नान किस समय करना है। 3 तरीके के स्नान बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला स्नान जो साधु संत करते हैं, बिल्कुल जब सूरज दिखता भी नहीं है आसमान, 4 से 5 बजे का समय। हाँ। दूसरा स्नान देवता जो का स्नान मनुष्यों को करना चाहिए, ठीक है। 4 से 5 जो मैंने पढ़ाई करी, हाँ। एक्चुअली पढ़ाई क्या, हाँ। सच बताऊं, हाँ। आपको अभी थोड़ी देर पहले रील आ रही थी मेरे सामने ये, अच्छा, तो ये वाह। मैंने पढ़ा, आपको मैं प्रॉपर बताता हूँ और अपने दर्शकों को भी नहीं, बताता बहुत सही, हूँ। बहुत सही। 4 से 5 होता है ऋषि संतों का स्नान, हाँ। 5 से 6 होगा देवताओं का स्नान, हाँ। और 6 से 8 बजे तक मनुष्य स्नान। तो 8 बजे से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए, हाँ। नहा लेना चाहिए। 8 बजे के बाद 8 के बाद वाला जो स्नान है वो राक्षस। और जो बच्चे 12-1 बजे तक भी नहीं उठते वो तो राक्षस से भी कहीं क्रॉस कर चुके हैं। उनका तो बेड़ा कर गया भाई साहब। वो देख रहे हैं मेरी वीडियो, अगर मेरा कोई व्यूअर ऐसा है तो भाई साहब अगर तुम मेरे सामने होते मैं कान पकड़ के तुम्हारा ऐडता बोलता कि बाबू टाइम से उठना शुरू कर दो, क्योंकि जीवन में कुछ पाना है। लोग कमेंट में लिखते हैं कि ऐसा बनना है, वैसा बनना है, अटल बिहारी वाजपेयी बन जाएंगे, हई बन जाएंगे, हऊ बन जाएंगे, लेकिन बनता कुछ नहीं है। कहने के लिए अरविंद केजरीवाल भी खुद को दूसरा जयप्रकाश नारायण कहता था, लेकिन है नहीं वो। तो इससे एक बात आ गई, अटल बिहारी वाजपेयी बनना है तो आपके जीवन का लक्ष्य, जब हम बैठे थे डिस्कस कर रहे थे, आपके एक जीवन का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? इस क्वेश्चन के बाद इसको पॉडकास्ट को खत्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि एक पोडियम हो, उस पोडियम के ऊपर एक कागज रखा हो और मैं वहां जा करके खड़ा हूं और बोलूं कि मैं नीतीश ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं। भाई साहब फ्यूचर चीफ मिनिस्टर जो बना दे पब्लिक, जो जनता बना दे मुझे। देखिए मैं आपको सच बात बताता हूँ, मुझे जनता ने बनाया, जनता के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ना घर ना बार। मेरे नाम पे 1 रुपए की ज़मीन का कोई टुकड़ा भी नहीं है और शायद हो भी ना, ठीक है। मेरे नाम पे जनता है, वो रहे तो धन्यवाद। बहुत हुई है वही सो जो राम रची राखा। बहुत बढ़िया सोच लगी आपकी और बहुत बढ़िया बातें लगी मेरे को। तो पर्सनली कहते हैं ना, आत्मा तृप्त हो गई, आनंद आ गया, ऐसा पॉडकास्ट था मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी लाइफ का ये पहला पॉडकास्ट था, मैं बहुत इंटरेस्टेड था इसमें, बहुत खुशी हुई मुझे। तो भाई इसलिए आपको याद किया हमने, और हमने देखा कि आप भी, ये वो जागरूकता लोगों के सामने आनी चाहिए, सारा मोटिव ये था। सो आई होप हमारी ऑडियंस ने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा पॉडकास्ट को। और मज़े की बात, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने इस पॉडकास्ट से सीखा होगा, और जो हमें अच्छा नहीं लगा होगा हमने उसको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दिया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, और हमने किसी भी प्रकार से किसी को भी हर्ट करने का हमारा मतलब था ही नहीं, बिल्कुल भी। बिल्कुल हम सिख भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे भाई हैं, जो अच्छा काम नहीं कर रहे और जो हमारे धर्म को गलत बोल रहे हैं हम उनको गलत आगे भी बोलेंगे, आज भी बोलेंगे और पहले भी बोलते थे। बिल्कुल। जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत बढ़िया लगा।